不允许任何外来势力欺负、压迫、奴役我们。 दोस्तों इस ग्राफ को देखिए, ये चाइना और इंडिया का जीडीपी ग्राफ है। 1990s आते आते चाइनीज जीडीपी और इंडियन जीडीपी लगभग सेम लेवल पर थी, लेकिन अगले कुछ सालों में अचानक से चाइनीज जीडीपी इतनी तेजी से बढ़ने लगी कि 2006 में चाइनीज जीडीपी भारत से डबल हो गई। 2014 में भारत से 3 गुना बढ़ गई और आज चाइनीज जीडीपी भारत से लगभग 5 गुना बड़ी हो चुकी है। China is the world's second largest economy and the biggest importer. A move that ultimately turned China into a global economic powerhouse. Manufacturing makes up 26% of China's economy, while in India it's only 16%. Infrastructure is really one way in which China overtook India early. For now, China still holds the crown as the main driver for global economic growth. और एक तरफ जहां हम विकसित भारत की बात करते हैं और ये सपना देखते हैं कि एक दिन भारत चाइना को पीछे छोड़ेगा, मैं आपको सच बताता हूं, आज इंडियन जीडीपी का साइज है $3.9 ट्रिलियन और चाइनीज जीडीपी का साइज है $18.3 ट्रिलियन। आज हम 6 to 7% की ग्रोथ रेट पर हैं और इस ग्रोथ को पूरी दुनिया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ कहती है। लेकिन इस 6 to 7% की रफ्तार से भी हमें चाइना की आज की जीडीपी तक पहुंचने में 22 से 25 साल लग जाएंगे। तो आप समझ रहे हो, अगर चाइना 25 साल तक 0% पर भी ग्रो करे, तब भी भारत को चाइना की आज की जीडीपी पर पहुंचने में 25 साल लग जाएंगे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि 45 साल पहले जो भारत में व्हाइट रेवोल्यूशन और ग्रीन रेवोल्यूशन चल रहे थे, तब चाइना भूख से तड़प रहा था। Many lost their lives as Mao pursued his utopian vision of communism. That vision resulted in the deaths of tens of millions from famine and left almost 90% of the population living in extreme poverty. China remained a very poor and backward country. It was a complete disaster. It led to a famine that killed tens of millions of people. और हालत इतनी खराब थी कि 3 से 4 करोड़ लोग भूख के मारे मर रहे थे। वहां लोग कुत्ते, कीड़े और सांप तक खा रहे थे क्योंकि उनके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं था। लेकिन आज चाइना दुनिया का बादशाह बनने जा रहा है। After a century of humiliation, China is now marching forward with its newfound confidence and vigor as a new global power. China is rising to challenge the world order. In terms of sphere of influence, we absolutely know that China wants to be dominant in Asia. China has upped its military spending. It's expanding its nuclear arsenal. It now has the biggest navy in the world. China has become one of the world's great powers. That they've had extraordinary success with their economic growth over the last 40 years. आज चाइना के पास दुनिया की सबसे बड़ी नेवी, चाइना के पास दुनिया की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग पावर है और उनकी आर्मी और ट्रेड इतनी ज्यादा खतरनाक है कि अमेरिका भी आज चाइना से डरता है। तो सवाल यह है कि चाइना ने ऐसा क्या किया जो भारत नहीं कर पाया, और अगर भारत को चाइना जैसे बनना है तो हमें चाइना से क्या सीखना चाहिए। दोस्तों, ये चैनल ज़ेरोदा और थिंक स्कूल का एक जॉइंट इनिशिएटिव है जिसके माध्यम से हम भारत को वर्ल्ड क्लास इकोनॉमिक और बिजनेस केस स्टडीज पढ़ाना चाहते हैं। तो अगर आप भी बिजनेस सीखना चाहते हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो। आपके लिए तो ये फ्री है, लेकिन हमारे लिए ये बहुत बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, चाइना को दुनिया ने इतना जलील किया है कि आप सोच भी नहीं सकते, और ये सब पूरी दुनिया को मालूम पड़ा वर्ल्ड वॉर 2 के समय। सबसे पहले बात करते हैं नैनजिंग मैसेकर से। The capital of the Republic of China witnessed one of the darkest events of the Second World War. The Nanjing Massacre was one of the darkest events of the 20th century. Weeks of aerial bombardment reduced the city to ruins. Over 300,000 Chinese men, women, and children were slaughtered by Japanese troops in the city of Nanjing in 1937. 1937 में जापान की आर्मी ने नैनजिंग पर कब्जा कर लिया और उन्होंने जो कुछ भी किया वो दुनिया के लिए एक शॉक था। 3 लाख लोग मार दिए गए, बच्चों को जिंदा जला दिया गया और पूरे शहर को बर्बाद किया गया। Soldiers then committed murder, rape, torture, and arson for 6 weeks. Over 300,000 Chinese civilians and disarmed soldiers were killed, and more than 20,000 women were raped. 一个逮了个从前一个笼子，一个小孩爬着我，向他朝上爬。那时候我弟弟哇哭，喊妈妈妈妈。
उसके बाद जापान ने चाइना के लोगों पर बायोलॉजिकल और केमिकल अटैक्स भी किए। उन्होंने प्लेग, कॉलेरा और एंथ्रैक्स जैसे डेडली डिजीजेस का यूज किया और लोगों को इंटेंशनली इन्फेक्ट किया। ये सब जापानीज बस इसलिए कर रहे थे ताकि वो ये देख सके कि इन बीमारियों का इंसान पर क्या असर पड़ता है। यही नहीं, जापानी सोल्जर्स ने फैक्ट्रीज, रेल रोड्स, ब्रिज और कम्युनिकेशन नेटवर्क्स को तोड़ा, इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर और फार्म्स को जलाया और यहाँ तक कि चाइना के सबसे डेवलप्ड सिटीज और विलेजेस को भी जलाकर राख कर दिया। ये थी दोस्तों जापान के अंडर चाइना की हालत। लेकिन इस तबाही के बीच एक इंसान खड़ा हुआ जिसने कहा कि मैं चाइना को बदलूंगा। ये इंसान था माओ जेडोंग, एक ऐसा लीडर जो सिर्फ सरकार नहीं बल्कि एक नया चाइना बनाना चाहता था। Mao Zedong, himself the son of a prosperous peasant, establishes the Chinese Communist Party. Mao scripted history both within and outside China. Mao himself became like a cult, leading to people virtually worshipping him as a god. The name of the communist leader, Mao Zedong, was indeed to become one of destiny for China. वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब जापानी चाइना छोड़ के चले गए, माओ ने चाइना के लिए 3 गोल्स डिफाइन किए। पहला, माओ का मानना था कि किसी भी देश की ताकत उसकी स्टील प्रोडक्शन से नापी जाती है। इसीलिए माओ ने चाइना के हर गांव में फर्नेसेस बिठाए और यहां से एक बहुत बड़ी स्टील प्रोडक्शन ड्राइव शुरू हुई। दूसरा, माओ ने कहा कि सारी खेती सिर्फ सरकार की होगी, किसी भी इंसान के पास खेती का ओनरशिप नहीं होगा। जैसे अगर जिंगपिंग नाम का एक फार्मर था तो अपनी छोटी सी खेती पर वो पहले अपने परिवार के लिए सब्जियां और अनाज उगाता था। उसके पास खेती की ओनरशिप थी और वो अपनी मर्जी से अपनी जमीन का इस्तेमाल करता था। लेकिन माओ के आने के बाद जिंगपिंग को अपनी जमीन से दूर भेज दिया गया और अब उसको एक सरकारी फार्म में काम करना पड़ता था। यानी जिंगपिंग को बस एक वर्कर के रूप में काम करना पड़ता था। और माओ का सिस्टम ऐसा चलता था जिसमें फार्म के गोल्स और रिसोर्सेज को गवर्नमेंट डिसाइड करती थी और जिंगपिंग को डेली टारगेट्स दिए जाते थे और अगर वो टारगेट पूरा नहीं करता तो उसे पनिशमेंट दी जाती थी। इसी तरह हर किसान को एक असाइंड एरिया में काम करने के लिए भेजा जाता था और वो उससे ज्यादा अपने हिसाब से कुछ नहीं कर सकता था। ये था माओ के विजन का दूसरा कदम। और उनका तीसरा गोल ये था कि चाइना किसी विदेशी टेक्नोलॉजी या कैपिटल पर डिपेंडेंट ना रहे। अब ये प्लान कुछ दिन तक तो काम कर गई, लेकिन इसके बाद अचानक से चाइना प्रगति से बर्बादी की तरफ जाने लगी। This is a plan to collectivize agriculture and also industrialize China basically overnight. It was a complete disaster. And many lost their lives as Mao pursued his utopian vision of communism. The failure of the economic experiment brought with it the Great Chinese Famine of 1959, which lasted till 1961. क्यों? क्योंकि इस प्लान में 3 बहुत बड़े प्रॉब्लम्स थे। नंबर 1, चाइना में फार्मर्स को स्टील बनाने बोला गया जो उनको बिल्कुल नहीं आता था। इसीलिए चाइना से जो भी स्टील बनकर आ रही थी वो इतनी घटिया क्वालिटी की स्टील थी कि वो किसी के काम की नहीं थी। दूसरा, फार्मर्स को अपनी जमीन से जुदा करके सरकार को लगा कि फार्मर्स बहुत अच्छा काम करेंगे, लेकिन इससे क्या हुआ, हर फार्मर को लगा कि वो ज्यादा काम करे या कम काम करे उसको तो कुछ नहीं मिलने वाला और ना उसके परिवार को कोई फायदा है। तो सारे फार्मर्स आलसी होकर काम छोड़ने लगे। एंड लास्टली, अगर किसी देश को आत्मनिर्भरता के साथ फैक्ट्रीज और एक्सपोर्ट बढ़ानी हो, उनके पास प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट की नॉलेज होनी चाहिए। लेकिन चाइना ने सारी कंपनीज और इन्वेस्टमेंट को तो भगा दिया, लेकिन उनको खुद कुछ नहीं पता था। इसीलिए ना इंडस्ट्रीज बन पाई ना एक्सपोर्ट हो पाया और धीरे धीरे करके चाइना के सारे इंडस्ट्रीज फेल होने लगे। इसके साथ साथ फार्म्स में फेमाइन आने लगे और चाइना बर्बादी की तरफ जाने लगा। और दोस्तों, इसी तरह करते करते चाइना की हालत इतनी खराब हो गई कि 3 करोड़ लोग बस भूख के मारे गए। अब जरा सोच के देखो, जर्मन नाजीज ने हिटलर के टाइम पे 6 मिलियन लोगों को मारा और माओ जेडोंग के अंडर जो क्राइसिस हुआ उससे लगभग 50 मिलियन लोग मारे गए। एंड गाइज, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये है कि ब्रिट्स ने सिर्फ 40 साल के राज में भारत में 100 मिलियन लोग मारे, बट एनीवेज। और फिर फाइनली माओ जेडोंग चल बसे 1976 में और यही से दोस्तों चाइना की तकदीर एक बार फिर बदलने लगी। इस तकदीर को बदला एक इंसान ने जिसका नाम था डेंग ज़ाओपिंग। The architect who laid the foundations for its economic miracle, Deng Xiaoping. Deng Xiaoping changed the face of China forever. Deng set out to bring China out of the tumultuous period and rejuvenate the economy. 1978 में डेंग ज़ाओपिंग पहली बार यूनाइटेड स्टेट्स गए और यूनाइटेड स्टेट्स की तरक्की
तरक्की देख के उनकी आंखें खुल गई। यूनाइटेड स्टेट्स में उन्होंने देखा कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो भी पूरे देश में। तब उन्हें समझ आया कि तरक्की किसको बोलते हैं और यूनाइटेड स्टेट्स की तरक्की से प्रेरित होकर वो ये पढ़ने लगे कि यूनाइटेड स्टेट्स काम कैसे करता है, गवर्नमेंट और बिजनेसेस एक दूसरे के साथ कैसे काम करते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट बात, यूनाइटेड स्टेट्स फॉरेन कंपनीज के साथ कैसे काम करता है। उसके बाद डेंग जाओपिंग गए सिंगापुर और वहां पर भी उन्होंने वही देखा। सिंगापुर 1960s में झोपड़ियों का शहर हुआ करता था, लेकिन 1978 आते आते मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज ने सिंगापुर को इतना अमीर बना दिया कि पूरी दुनिया सिंगापुर से प्रेरणा लेने लगी। It was a time for exciting new experiences. Because this was a decade of rapid transformation. And it's held up as an example for any country seeking to grow a robust, high-tech economy. This was Singapore in the 70s. और इस ट्रिप के बाद डेंग जाओपिंग को 3 चीजें समझ आई जिसने चाइना की तकदीर बदल दी। पहली चीज थी मैन्युफैक्चरिंग की इंपॉर्टेंस। डेंग ने देखा कि सिंगापुर ने फैक्ट्रीज बनाकर अपने इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स को यूरोप और यूएस में एक्सपोर्ट करके बहुत पैसा कमाया। और सिंगापुर प्रोडक्शन इसलिए कर पाया क्योंकि सिंगापुर में लोग इतने गरीब थे कि जिस लाइट बल्ब को बनाने के लिए अमेरिकन वर्कर्स $9.89 पर आवर की सैलरी लेते थे, तब सिंगापुर के वर्कर्स सिर्फ $1.47 पर आवर की सैलरी पे भी बहुत ज्यादा खुश थे। तभी डेंग को चमका कि सिंगापुर की तरह चाइना में भी तो कई सारे बेरोजगार लोग हैं और ये सारे लोग $2 पर आवर की फीस में भी बहुत ज्यादा खुश होंगे। तो जो प्रोडक्ट अमेरिकन फैक्ट्रीज $100 में बनाती थी, वही प्रोडक्ट चाइनीज फैक्ट्रीज $10 में बनाकर $20 में अमेरिका में बेच सकती थी। तो डेंग ने समझा कि चाइना को भी अपने फैक्ट्रीज को डेवलप करने होंगे ताकि वो अपने प्रोडक्ट्स दुनिया भर में बेच सके। लेकिन सवाल यह है कि इन फैक्ट्रीज को सेटअप करने के लिए तो पैसा लगेगा, तो पैसा कहां से आया? दोस्तों, तभी डेंग को दूसरी चीज समझ आई और वो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट की पावर। डेंग को यह समझ आ गया कि सिंगापुर ने खुद अपने फैक्ट्रीज नहीं बनाए, पहले उन्होंने फॉरेन कंपनीज को अपने देश में इन्वेस्ट करने के लिए निमंत्रण दिया। उन्होंने फिलिप्स जैसी कंपनीज को जाकर बोला कि भाई साहब, आप यूरोप में जो बल्ब $5 में बनाकर $6 में बेचते हो, वही बल्ब अगर आप सिंगापुर में बनाओगे तो आप सिर्फ $1 में बल्ब बना लोगे और ये बल्ब जब आप यूएस में बेचोगे तो आपको $1 की जगह $5 का प्रॉफिट मिलेगा। ये सुनकर फिलिप जैसी कंपनीज सिंगापुर में अपनी फैक्ट्रीज बनाने लगी, जिससे हजारों लोगों को नौकरी मिलने लगी। तो डेंग ने समझा कि अगर चाइना को डेवलप करना हो तो उन्हें भी एप्पल जैसी कंपनीज को चाइना में मैन्युफैक्चर करने के लिए मनाना होगा और इसके लिए उन्हें एप्पल को लैंड देनी होगी और एप्पल चाइना के लोगों को फैक्ट्री बनाकर एम्प्लॉयमेंट देगी। लेकिन दोस्तों, यहीं पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह थी कि चाइना की सरकार फॉरेन कंपनीज को इन्वेस्ट नहीं करने देती थी। तो फिर डेंग ने इतने सारे कंपनीज को चाइना में कैसे लाया? दोस्तों, यहीं पर काम आई डेंग जाओपिंग की कन्विंसिंग पावर। डेंग जाओपिंग ने सारे चाइनीज ऑफिशियल से कहा कि अगर आप चाइना को भूख और गरीबी से बचाना चाहते हो तो आपको अपनी पुरानी पॉलिसीज को बदलना होगा। लेकिन अगर आपको डर लग रहा है कि ये बड़ी बड़ी कंपनीज अंग्रेजों की तरह चाइना का कंट्रोल ले लेगी, तो एक बैलेंस बना के चलते हैं। डेंग ने कहा कि गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसीज को इस तरह से डिजाइन करना होगा जिससे बिजनेसेस को ग्रोथ के लिए स्पेस मिले, लेकिन गवर्नमेंट का रेगुलेशन और मॉनिटरिंग भी चलता रहे ताकि इकोनॉमी को मैनेज किया जा सके और सडन शॉक से बचाया जा सके। इससे क्या हुआ? डेंग को फॉरेन कंपनीज को चाइना में इनवाइट करने का मौका मिला और उन्होंने चाइनीज ऑफिशियल्स को यह अश्योरेंस दिया कि कोई भी फॉरेन कंपनी चाइना में अपनी मर्जी से काम नहीं करेगी। हर एक फॉरेन कंपनी को चाइना में ऑपरेट करते वक्त चाइनीज लॉज और रेगुलेशंस का पालन करना होगा। और यहीं से शुरू हुई दोस्तों चाइनीज इकोनॉमिक मिरेकल की कहानी, जिसे नाम दिया गया ओपन डोर पॉलिसी। In 1978, Deng Xiaoping announced the open door policy. Deng went against the grains of communist ideology by legalizing private ownership. Under his plan, China would retain its socialist political ideology, but combine it with market economy reforms. It created 4 special economic zones to encourage foreign direct investment. दोस्तों, चाइनीज ऑफिशियल्स ओपन डोर पॉलिसी के तहत दुनिया भर के कंपनी से मिले और उन्हें चाइना में इन्वेस्ट करने का निमंत्रण दिया
और उन्हें स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाकर दिया। उन्होंने एप्पल और सैमसंग जैसी कंपनी से कहा कि सर, आप चाइना के स्पेशल इकोनॉमिक जोन में आकर फैक्ट्री बनाओ और हम आपको लैंड 99 ईयर्स के लिए लीज पर दे देंगे। इसके साथ साथ हम आपको देंगे अल्ट्रा लो कॉस्ट इलेक्ट्रिसिटी और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, और इसके साथ साथ हम 3 साल का आपको टैक्स हॉलिडे भी देंगे जिसमें आपको 0 टैक्स लगेगा। और दोस्तों, ये इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कि दुनिया भर के कंपनीज अपने हजारों करोड़ रुपए चाइना में लगाने लगे। और ये सुनो क्यों। चाइना में लेबर कॉस्ट इतने कम थे कि अमेरिका में जहां लेबर्स को डॉलर टर्म्स में $12 पर आवर पे करना पड़ता था, 1978 में चाइना में वर्कर्स को $1 से भी कम पे करना पड़ता था। तो चाइनीज वर्कर्स अमेरिकन वर्कर्स के मुकाबले 12 गुना सस्ते थे। और आज भी चाइना में लेबर और रिसोर्सेज इतने सस्ते हैं कि इलॉन मस्क कहते हैं कि चाइना में टेस्ला मॉडल 3 मैन्युफैक्चर करना अमेरिका के मुकाबले 65% सस्ता है। इसीलिए दोस्तों, हजारों कंपनीज ने चाइना को अपना मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना शुरू किया। अब ये देखिए मैन्युफैक्चरिंग कितना ज़्यादा पावरफुल है। जब एप्पल अपनी एक फैक्ट्री सेटअप करता है तो 20,000 लोगों को डायरेक्ट नौकरी मिलती है। अगर एक वर्कर सिर्फ $5 पर डे कमाता है तो महीने के $3 मिलियन चाइना के लोगों के हाथ में आ जाते हैं। और जब ये लोग पैसा कमाएंगे तो ये पैसा कहाँ खर्च होगा? ये लोग खाना, ग्रोसरी और दवाइयाँ खरीदेंगे, अपने बच्चों को अच्छी स्कूल्स में भेजेंगे, अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाएंगे। तो आप समझ रहे हो, जैसे ही लोग खुद पैसा कमा लेते हैं वैसे ही चाइनीज गवर्नमेंट को वेलफेयर या सब्सिडी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि लोग गवर्नमेंट की भीख पर नहीं, अपनी मेहनत के पैसों पर जी रहे हैं। और जब एक वर्कर की बेटी अच्छी स्कूल जाएगी, इंजीनियर बनेगी, तो वो अपने फादर से 10 गुना ज़्यादा पैसे कमाएगी। इसका मतलब पूरी एक जनरेशन गरीबी से बाहर निकल जाएगी और 10 साल बाद अगली जनरेशन प्रीमियम टैक्स पेयर्स बनेंगे। और ये देखिए चाइनीज इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से क्या हुआ। 1979 तक चाइना का जीडीपी पर कैपिटा भारत से कम था। फिर 1984 तक दोनों लगभग बराबर हो गए। इंडिया का जीडीपी पर कैपिटा था $471 और चाइना का $480.42। लेकिन 1990s के बाद चाइना की इकोनॉमी ने ऐसी रफ्तार पकड़ी कि 1999 तक चाइना का जीडीपी पर कैपिटा भारत से लगभग दुगना हो गया। और आज 2021 में चाइना का जीडीपी पर कैपिटा भारत से लगभग 6 गुना ज्यादा है। जहां 2021 में भारत का जीडीपी पर कैपिटा सिर्फ $1,936 था, चाइना का पर कैपिटा जीडीपी $11,188 था। यह है दोस्तों इंडस्ट्रियलाइजेशन की ताकत। और दूसरी बात, जब एप्पल, टेस्ला, सैमसंग जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज चाइना में हजारों करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर देती है तो उनके लिए चाइना से निकलना लगभग नामुमकिन हो जाता है। एक बार फैक्ट्री लग गई, हजारों करोड़ रुपए लग गए, सप्लाई चेन सेट हो गई और प्रोडक्शन शुरू हो गया तो किसी भी कंपनी के लिए चाइना को छोड़कर दूसरी जगह शिफ्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए दोस्तों आज चाइना दुनिया की फैक्ट्री बन चुका है। China leads with 28.4% of global manufacturing output, which is nearly $4 trillion. Chinese factories are roaring back into life as the country's economy reopens. They expanded at its fastest pace in more than a decade in February. China has become the world's largest car exporter, overtaking Japan. Exports increased by about 60% in the first quarter. इसीलिए आपको हर जगह मेड इन चाइना प्रोडक्ट्स दिखते हैं। तो क्या चाइना इससे सुपर पावर बन गया? इतना आसान है क्या? क्या चीप लेबर किसी भी देश को सुपर पावर बना सकता है? वेल दोस्तों, यहीं पर आधे से ज्यादा देश आकर रुक जाते हैं, लेकिन यहीं से चाइना ने सुपर पावर बनने की जर्नी शुरू करी। दोस्तों, सुपर पावर का मतलब क्या होता है? कोई भी देश जियोपॉलिटिक्स में तभी ताकतवर माना जाता है जब उसके पास 3 शक्तियों में से एक हो। पहली शक्ति है आर्मी। अगर आपके पास दुनिया की सबसे पावरफुल आर्मी हो तो आपको ताकतवर माना जाएगा। दूसरा है रिसोर्स लेवरेज, यानी पूरी दुनिया में सिर्फ एक देश के पास कोई एक ऐसा कीमती रिसोर्स हो जिसकी जरूरत पूरी दुनिया को हो तो उस देश को पावरफुल माना जाएगा। जैसे मिडिल ईस्ट के पास आज तेल है जो पूरी दुनिया के लिए कीमती है, इसीलिए सऊदी अरेबिया और यूएई आज दुनिया के सबसे पावरफुल देशों में से एक है। उसी तरह ताइवान के पास दुनिया के सबसे एडवांस्ड सेमीकंडक्टर चिप्स हैं, जिसकी वजह से अमेरिका भी आज ताइवान को प्रोटेक्शन देता है। यह है किसी भी देश की पावर का दूसरा कारण। और तीसरा कारण है इकोनॉमिक माइट, यानी आज अगर चाइना चाहे तो कितने देशों के ट्रेड या ग्रोथ को रोक सकता है। जैसे रशिया यूक्रेन वॉर के समय रशिया के पास इतनी इकोनॉमिक माइट थी
कि वो पूरे यूरोप को 2 साल तक चोक कर सके। वैसे आज यूएस के पास इतना ज्यादा इकोनॉमिक माइट है, यानी ट्रेड स्ट्रेंथ है, कि वो भारत की पूरे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को हिला सकते हैं। इन 3 शक्तियों से ही जियोपॉलिटिक्स में किसी भी देश की ताकत को नापा जाता है। और आपको ये सुन के हैरानी होगी कि चाइना के पास ये तीनों शक्तियां हैं। आज पीपल्स लिबरेशन आर्मी दुनिया की सबसे बड़ी स्टैंडिंग आर्मी है। जहां यूएस के पास 1.3 मिलियन की स्टैंडिंग आर्मी है, भारत के पास 1.4 मिलियन की स्टैंडिंग आर्मी है, लेकिन चाइना के पास 2 मिलियन सोल्जर्स की एक्टिव स्टैंडिंग आर्मी है। इसके साथ साथ यूएस जिस तरह पूरी दुनिया में अपने मिलिट्री बेसिस को यूज करके डोमिनेट करता है, उसी तरह आज चाइना के बेसिस अफ्रीका के जिबूटी रीजन में, इंडियन ओशन में और साउथ चाइना सी में बन रहे हैं। उसी तरह पाकिस्तान, बांग्लादेश से लेकर म्यांमार और श्रीलंका तक हर जगह पर चाइना ने अपना कंट्रोल जमा रखा है, जिससे चाइना भारत और इंडियन ओशन पर अपना जकड़ बनाकर रखता है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि चाइना के पास 600 ऑपरेशनल न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, जो उसे दुनिया का 3rd लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर भी बनाता है। यह है दोस्तों चाइनीज आर्मी की स्ट्रेंथ। न्यूक्लियर वॉरहेड में 3rd लार्जेस्ट, आर्मी में लार्जेस्ट, और इंटरनेशनल मिलिट्री एक्सपेंशन में भी वो तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। China has been gaining military strength in recent years. Beijing has focused on expanding its fleet and wants to establish itself as a dominant force. Beijing is already number 2 in the world when it comes to defense spending, second only to the United States. As China will soon have the world's largest air force. इसके बाद आते हैं दूसरी शक्ति पर, जो है प्रेशियस रिसोर्सेज। दोस्तों आज की डेट में 3 ऐसे रिसोर्सेज हैं जिसके लिए दुनिया तरस रही है: सोलर पैनल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और एआई सुप्रीमेसी, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुप्रीमेसी। और चाइना के पास इन तीनों इंडस्ट्रीज का पूरा कंट्रोल है। ये देखिए, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है बैटरी। ये बैटरी होते हैं लिथियम आयन बैटरीज। इस बैटरी को अगर आप खोलते हो तो आपको दिखेंगे एनोड और कैथोड। कैथोड को अगर आप खोलोगे तो आपको लिथियम, कोबाल्ट, मैंगनीज और निकेल दिखेंगे। इनके बिना ईवी बैटरीज बनाना असंभव है। अब देखिए चाइना का कमाल। लिथियम आपको मिलता है कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, चिली, अर्जेंटीना और बोलिविया में। और चिली, अर्जेंटीना और बोलिविया के रीजन को कहते हैं लिथियम ट्रायंगल। और यहाँ के लिथियम माइंस में चाइना ने इतना इन्वेस्टमेंट किया है कि आज चाइना इन्हीं लिथियम को लाकर प्रोसेस करके पूरी दुनिया को बेचता है। और आज चाइना दुनिया का सबसे बड़ा लिथियम प्रोड्यूसर है। चाइना अकेले ही दुनिया का 59% लिथियम रिफाइनिंग करता है। उसी तरह दुनिया का सबसे बड़ा कोबाल्ट माइन आपको मिलेगा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो नाम के देश में। और यहाँ पर चाइना ने इतने सारे माइंस खरीद कर रखे हैं कि चाइना के पास दुनिया का 73%, आई रिपीट 73% कोबाल्ट रिफाइनिंग कैपेसिटी है। इसी तरह चाइना दुनिया का 68% निकेल और 40% कॉपर को भी रिफाइन करता है। यानी अगर चाइना चाहे तो पूरी दुनिया के इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट को चुटकियों में हिलाकर रख सकता है। अब आते हैं सोलर एनर्जी पर। दोस्तों सोलर एनर्जी मार्केट में भी चाइना का 80% से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है। और भारत भी सोलर पैनल बनाने के लिए चाइना से 90%, आई रिपीट 90% रॉ मटेरियल्स खरीदता है। इसका मतलब यह है कि सोलर पैनल्स में भी चाइना का सबसे ज़्यादा कंट्रोल है। और अगर मैं एआई की बात करूं तो आप सब जानते हैं कि चाइना के डीप सीक ने अमेरिकन मार्केट में कैसे एक तहलका मचा दिया। China's artificial intelligence chatbot, DeepSeek. DeepSeek. It is shaking this entire industry to its core. Earth-shattering developments in the AI space. The release of DeepSeek AI from a Chinese company should be a wake-up call for our industry. ये है दोस्तों प्रेशियस रिसोर्सेज पर चाइना का कंट्रोल। और दोस्तों अगर आपको डीपसीक के बारे में अच्छे से जानना है तो हमने इस पर एक स्पेशल एपिसोड बनाया जिसको आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हो। और अब आते हैं चाइना के आखिरी पावर पर, और वो है इकोनॉमिक माइट। और इसमें हम सबको पता है कि चाइना पूरी दुनिया की फैक्ट्री है जिसमें पूरी दुनिया के 28% गुड्स मैन्युफैक्चर होते हैं। और जैसा कि हमने देखा चाइना इतना सस्ता है कि अगर एप्पल अपनी फैक्ट्री पूरी तरह से यूएस शिफ्ट करे तो आईफोन का कॉस्ट $1000 से बढ़कर $2400 हो सकता है। तो कल अगर चाइना रेट्स बढ़ा दे तो ये तकलीफ इंडिया को भी होगी और यूएस को भी होगी। लेकिन चाइना से फैक्ट्रीज का हिलना बहुत बहुत मुश्किल है। और यही कॉस्ट डिफरेंस चाइना को इतनी शक्ति देता है कि वो यूएस के अगेंस्ट कुछ बोल भी दे, डोनाल्ड ट्रंप या यूएस आर्मी दोनों भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते।
ये है दोस्तों चाइना की कहानी, जहां एक गरीब देश ने एक इंसान के विजन को अपनाया, अपने तौर तरीके बदले और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को इतना सीरियसली लिया कि आज पूरी दुनिया से पैसा चाइना में बहने लगा है। उसके साथ साथ जब बाकी सारे देश अपने पॉलिटिक्स में बिजी थे, चाइना ने फ्यूचर रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करके उन रिसोर्सेज पर इतना कंट्रोल जमा लिया कि आज वो पूरे दुनिया का बादशाह बनने जा रहे हैं। तो हमें पसंद आए या ना आए, पर चाइना भारत से बहुत 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 आगे है। और अगर हमें चाइना जैसे बनना है तो हमें और भारत सरकार को इस कहानी से 3 चीजें सीखनी होगी। पहली सीख यह है कि अगर हमारे पॉपुलेशन को अमीर बनना है तो हमें मैन्युफैक्चरिंग में जल्द से जल्द एक्सेल करना होगा। चाइना ने अपनी वर्कफोर्स को ट्रेन किया, उन्हें फैक्ट्रीज में काम दिया और सिर्फ 40 साल में वो दुनिया के सबसे बड़े मैन्युफैक्चरिंग हब बन गए। लेकिन भारत में इतनी बड़ी पॉपुलेशन होने के बावजूद भी ना हमारे पास इतना स्किल है, ना हमारे पास इतने फैक्ट्रीज हैं और ना हमारे देश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है। दूसरी सीख ये है कि हर 20 से 25 साल में नए रिसोर्सेज की डिमांड होती है और पुराने रिसोर्सेज की वैल्यू धीरे धीरे कम हो जाती है। अगर कोई देश इन कीमती रिसोर्सेज को अपने कब्जे में कर लेता है तो पूरी दुनिया उसके आगे झुक जाती है। हमने ये देखा कैसे यूएई को तेल ने ताकत दी, किस तरह ताइवान को सेमीकंडक्टर्स ने पावर दिया और चाइना को लिथियम, कोबाल्ट और पॉलीसिलिकॉन ने ताकत दी है। तो सवाल यह है कि भारत ऐसे कौन से फ्यूचर रिसोर्सेज को टैप कर रहा है। और सबसे जरूरी बात हमेशा याद रखना, जियोपॉलिटिक्स में दोस्ती नहीं होती दोस्तों, सिर्फ इंटरेस्ट होते हैं। अगर आपका देश दूसरे देश को अपनी ताकत से नहीं हिला सकता तो कोई दूसरा आपको कुचलकर आगे बढ़ सकता है। आज के वक्त में पूरी दुनिया चाइना पर निर्भर है, लेकिन भारत के पास ऐसे कोई रिसोर्सेज नहीं है जो पूरी दुनिया को फायदा या नुकसान पहुंचा सके। तो सवाल यह है कि हमारी सरकार भारत को सुपर पावर बनाने के लिए क्या कर रही है। अगर आपको जवाब पता है तो प्लीज मुझे कमेंट्स में बताओ। ये थी दोस्तों चाइना की कहानी एंड आई जस्ट होप यू लर्न समथिंग वैल्यूएबल फ्रॉम दिस केस स्टडी। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे गाइस। अगर आपको ये केस स्टडी पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह बिजनेस और इकोनॉमिक्स सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके लिए तो ये फ्री है, लेकिन हमारे लिए ये बहुत बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।